हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आप लोगों के लिए पॉलिटी का टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसमें सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इसका स्थापना का वर्ष जो था वो 1774 था, 1774। यानी कि 1774 में जो है ये पारित किया, मतलब 1774 में न्यायालय की स्थापना हुई। और किस एक्ट के द्वारा हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है। इसके प्रथम, ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई। और कब हुई? 1774 में हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। समझ में आ गया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा कहता है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संपूर्ण अधिकार था व्यापार पे, उसको किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों, इसको 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अब इस एक्ट में क्या कहा गया, इसको ज़रा समझ लीजिए। पहला चीज़ कहा गया कि चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन पे व्यापार करने के लिए उसको अभी भी परमिशन थी। अब इसी में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि 1833 का जो एक्ट था, 1833 के एक्ट के अनुसार कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चीन और चाय के साथ व्यापार करने की छूट दी गई, लेकिन बाकी सारे व्यापार के अधिकार ख़त्म कर दिया गया। और 1813 का एक्ट क्या कहता है कि इसके समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब बात ये आती है
क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर रही थी? लेकिन ऐसा नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार था? राजनैतिक अधिकार था। राजनैतिक अधिकार जो है इसको था, राजनैतिक अधिकार इसके पास था। यानी कि यही एक बचा, ये राजनैतिक अधिकार बचा एक, और ये चाय और चीन वाला बचा। ठीक है, बाकी सब खत्म। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारत वाले भी जो है कुछ हिस्सा लेने लगे? तो दोस्तों ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। ठीक है दोस्तों, इसकी एक महत्वपूर्ण धारा थी, इसको देख लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1833 की एक महत्वपूर्ण धारा 87 थी, धारा 87 थी, 87 थी धारा इसकी। इसके अनुसार क्या कहा गया? इस चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 के तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह भारतीय हो, ठीक है, या क्राउन की देशज प्रजा हो। इसका मतलब क्या होता है? चाहे वो भारत का हो और चाहे वो क्राउन यानी कि कंपनी या इंग्लैंड का हो, ठीक है, इंग्लैंड का हो या भारत का हो, उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, भाषा ETC यानी कि आदि के आधार पर कंपनी में सेवा देने से, कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में बेटा सेवा मतलब नौकरी करने से, सेवा देने के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ थी कि धारा एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रशासन में भारतवासी कब एंट्री करते हैं? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब इसमें क्या कहा गया कि कोई चाहे भारतीय हो और चाहे क्राउन की देशज प्रजा हो, यानी क्राउन का कोई व्यक्ति हो, धर्म, जाति, लिंग, रंग, भाषा आदि के आधार पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने से नहीं रोका जाएगा। बाद में ही धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए आधार बनी। इसी धारा की बात, प्रशासन में, यही धारा जो है प्रशासन में आधार बनी, प्रशासन का। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पे, यानी कि पहले जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन कौन सा अधिनियम आया तो ये जो है अधिकार मिल गया। तो ये अधिनियम कौन सा आया, ज़रा देखिए इसको। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। कौन सा अधिनियम आया? भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892। ठीक है, अब इसके तहत जो है बजट पर बहस की अनुमति मिल गई। पहली चीज़, बहस की अनुमति मिल गई। बहस की अनुमति मिल गई किस पे? बजट पे। किस पे? बजट पे। ठीक है, पहली चीज़। और क्या हुआ इसमें? बजट पे बहस की अनुमति थी,
परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। मताधिकार नहीं था। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस की अनुमति तो मिली, लेकिन इसको मत करने का अधिकार नहीं था। अच्छा, अगर इसको कार्यपालिका से मान लो प्रश्न पूछना है तो 6 दिन के पूर्व कार्यपालिका को 6 दिन के पूर्व कार्यपालिका को सूचना देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्यपालिका से प्रश्न पूछने के लिए इसको 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता था। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम से विधान परिषद के कार्यों में बहुत वृद्धि हुई। इस अधिनियम से विधान परिषद के कार्यों में बहुत वृद्धि हुई। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भैया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, इससे हमको बजट पे बहस की अनुमति मिल गई। ठीक, मत देने का अधिकार नहीं था। 6 दिन के पूर्व कार्यपालिका को क्या सूचना देना पड़ता था। ठीक, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं जो इसमें बन सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर का क्या कहता है। 5वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, आपको प्रश्नों में ऐसे ही शब्दों का जो है चुनाव करना है, पकड़ना है इसको, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, आप जानते होंगे धर्म, संपदा, जात आदि तमाम प्रकार का जो हमारे देश में चलता ही रहता है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब हिंदू कहने लगे, मुस्लिम कहने लगे कि हमको जो है अपना अलग निर्वाचन की मंडल व्यवस्था करिए। तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अंग्रेज इसी का लाभ लेते थे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ये भैया मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। इसी अधिनियम का एक और नाम है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये दे सकता है या ये नाम दे सकता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी अधिनियम के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी अधिनियम के द्वारा जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा, तो 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो दोस्तों यही ऊपर के प्रश्न वाला वही है, पृथक मताधिकार के क्षेत्र के कानून से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? पृथक मताधिकार
अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? इसके ऑप्शन को देख लीजिए। भारत का संघीय न्यायालय 1935, 1937, 1946, 1947। संघीय न्यायालय, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ठीक, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और ये किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अब देखिए 1937 है, इसके पास का कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के द्वारा की गई थी। अब संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। ठीक है। अब ये संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1935 के। लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई है। अधिनियम कौन सा था? किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, भारत शासन 1937, 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। अगला देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में। ठीक, अब केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ये तो अपना आंसर हो गया। लेकिन अब हमको पता होना चाहिए कि राज्य में कौन किया था। राज्य में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों या राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अब केंद्र में द्वैध शासन की बात है। केंद्र में द्वैध शासन कैसे होगा? 2 प्रकार से होगा। इसके 2 विषय रहेंगे। एक आरक्षित विषय रहेगा, ठीक है, एक आरक्षित विषय, और एक हस्तांतरित। ठीक है दोस्तों, केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था चलेगी वो 2 बेस पे चलेगी। उसके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक आरक्षित, एक रिजर्व विषय रहेगा, एक ट्रांसफरेबल विषय रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भैया ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है। ठीक है, अपने देश का लगभग आधा ज़्यादा संविधान तो यही है। ठीक है, सबसे विस्तृत अधिनियम था ब्रिटिश का। ठीक है, अब इससे राष्ट्रपति जो है, जो आज का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आज वर्तमान में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल 123, आर्टिकल 135 के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन भारत शासन अधिनियम में ये धारा 42 और
धारा 43 व 42, या 42 व 43 कर लीजिए, धारा 42 व 43 से ही ये प्रेरित है। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम में धारा 42 और 43 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता था, वही वर्तमान में आर्टिकल 135 के द्वारा। अब अगर इसमें प्रश्न पूछ लिया, पहला तो ये पूछ लिया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, किस अधिनियम से, तो आप कह देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब पूछ दिया कि वर्तमान में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कर सकता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 135। अब एक कह दिया तीसरा सवाल कि भारत शासन अधिनियम में किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता था, तो आप कहेंगे 42 व 43। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता जहां आ जाए 1935 मार देना है। ठीक है, ये बहुत ही टफ था, भारतीयों के लिए बहुत ही कठिन था। ये भारत शासन अधिनियम ये भारतीयों के लिए बहुत ही टफ था। इसी के द्वारा संघीय न्यायपालिका, ठीक, इसी भारत शासन अधिनियम से संघीय न्यायपालिका का जो आज हमारा जो संघीय न्यायपालिका है, इसी से प्रेरित है। फिर उसके बाद भारत संघ जो है, भारत संघ की स्थापना इसी अधिनियम के तहत, संघ की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, भारत संघ की स्थापना, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, ठीक है, शक्ति का विभाजन किस अधिनियम से लिया गया है? ये किस में उल्लेख था? 35 में। यही सब प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किससे प्रवृत्त किया गया, लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस अधिनियम से संघीय न्यायपालिका, भारत संघ की स्थापना, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन आदि प्रावधान यहीं से लिया गया है। दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले एक सीरीज़ में हम लोग 10 और प्रश्नों को पॉलिटी के देखेंगे, क्रम से देखेंगे। सारी परीक्षाएं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हो, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सबके जो है पार्ट में जीके जीएस में पॉलिटी पूछा जाता है। पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और रुचिकर भी रहता है। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर भी ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।